लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की जो खबरें होती हैं, एक पैनिक रिएक्शन आता है और वो बाद में पता चलता है कि वो तो एक अच्छा मौका हो सकता था। आप कह रहे हैं कि अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि ये 1 दिन 2 दिन का मामला हो, ये लंबा भी खिंच सकता है और वैसे हालत में परेशानी बढ़ सकती है। तो अ, आगे क्या-क्या फैक्टर्स रहेंगे देखने के लिए और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है? जैसे मैंने राजीव जी कहा कि सिलेक्टिव रहना है स्टॉक्स में। ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट खराब हो गया है या मार्केट ओवरऑल इंडेक्सेस में करेक्शन आती है तो पूरा का पूरा मार्केट खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है। अभी जिस तरीके का रेट कट आरबीआई ने किया लेटली, मेरे हिसाब से वो माइलस्टोन था। मेरी जो माय मेमोरी सर्विंग मी राइट, 100 बेसिस पॉइंट्स का सीआरआर कट तो बहुत जमाना हो गया इस तरह का कट देखे हुए, 50 पैसे और 100 बेसिस पॉइंट का। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा वेलकम मूव था। सारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा था, बैंकिंग क्षेत्र के लिए अच्छा था। एनपीएस कम होंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोन्स ईज़ी हो जाएँगे और इसी प्रकार से जब लिक्विडिटी बढ़ती है किसी भी इकोनॉमी में, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, तो वो ओवरऑल तो अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट, हमारी इकोनॉमी अभी भी काफ़ी हद तक एग्रेरियन है या रूरल इकोनॉमी है, तो अच्छा मानसून हमेशा अच्छी खबर लेके आता है। और अच्छा मानसून मतलब हम रिलेट कर सकते हैं कि अच्छी फसलें होंगी। अच्छी फसलें होंगी तो ज़्यादा पैसा किसानों के हाथ में आएगा। सरकार ने एमएसपी के फ्रंट पे भी कुछ-कुछ चीज़ें करी हैं, तो लोग किसानों के हाथ में पैसा आ रहा है, रूरल रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है, कंज़म्पशन अच्छा है। तो वहाँ पर कंज़म्पशन बढ़ेगा तो जीडीपी में असर पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, जो पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने 12 लाख की लिमिट रखी, तो अब अप्रैल ऑनवर्ड्स लोगों की सैलरी स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए हैं, तो उनके हाथ में थोड़ा-सा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने का मतलब ये होता है कि जो जो खपत है वो बढ़ेगी, कंज़म्पशन बढ़ेगी और ओवरऑल मैं कहूँगा कि हमारे जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो काफ़ी कंजीनियर और अच्छे लग रहे हैं। इंटरनेशनली कहना बहुत मुश्किल है कि कल को चाइना ताइवान के ऊपर धावा बोल दे या पाकिस्तान फिर अटैक कर दे या हम फिर कर दें उनके ऊपर या इज़राइल का जो ये मिडल ईस्ट का प्रॉब्लम है वो एस्केलेट हो जाए, कहीं कुछ न्यूक्लियर हो जाए। अभी भी पुतिन ये रशिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। तो ये इंटरनेशनल चीज़ों पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है और क्रूड अगर दोबारा उबलने लग गया, तो ज़ाहिर है कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि रॉ मटेरियल होता है क्रूड बहुत सारी चीज़ों को, चाहे वो एफएमसीजी इंडस्ट्री हो, टायर इंडस्ट्री हो, पेंट इंडस्ट्री हो और एविएशन इंडस्ट्री हो। और वैसे भी अगर तेल की कीमतें ऊपर जाएँगी तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अच्छी बात ये है कि इन्फ्लेशन डाउन है। क्रूड अभी नीचे दबा हुआ था और डॉलर जो रूपी इक्वेशन थी वो थोड़ी बेहतर हुई क्योंकि एक समय पर तो लगभग 88 के आस-पास पहुँच गया था डॉलर। तो अभी नियंत्रण में है चीज़ें। तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का सिनेरियो अच्छा लग रहा था, मगर अब आगे कैसा होगा, जियोपॉलिटिकल चीज़ें जिस तरह से बिगड़ रही हैं या यूएस जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया में, वहाँ पर डेट का बहुत बड़ा समस्या है। वो लगभग $36 ट्रिलियन के डेट पे बैठे हुए हैं। अब ये बॉम्ब कब फटता है या नहीं फटता हम नहीं जानते। क्या वो और डॉलर छापेंगे? हमें नहीं पता। क्या वो अपनी स्पेंडिंग कम करके इस समस्या को सुलझा पाएँगे? जिस इकोनॉमी में ट्रिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हर साल ब्याज जा रहा हो। हम लोग तो सपना देख रहे हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, वो लगभग उतना ब्याज दे रहे हैं हर साल का। तो आप समझिए कि कितनी विकट सिचुएशन में अमेरिका फँसा हुआ है और अमेरिका यदि गिरता है तो अमेरिका सबसे बड़े फंड्स हैं उनके पास और वो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट करता है। तो जियोपॉलिटिकली चीज़ें स्केची हैं, जिसमें मैं कहूँगा कि बादल हैं, क्लैरिटी नहीं है, मगर नेशनली अगर हम देखें तो मोर और लेस हम लोग ठीक-ठाक हैं, अच्छे हैं, पूरी दुनिया से बेटर ग्रो कर सकते हैं, मगर क्योंकि हम लोग कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया से, तो डीकपलिंग नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट आवर नेशनल थिंग्स आर गुड एट एट अ गुड स्टेंस। जी।